Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Today I am coming back, but I am so late. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. Today I am starting with another important topic, that is mens rea. As you know very well that mens rea is also very important part of a crime. We have already discussed that actus reus and mens rea are very important element of crime. Let's start today's lecture. मीनिंग ऑफ मेंस रिया में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेंस रिया क्या होता है, गिल्टी माइंड होता है। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जब हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको मेंस रिया के बारे में कुछ हद तक तो बता ही दिया था। इसे आप गिल्टी माइंड कह सकते हो, इसे आप इविल माइंड कह सकते हो, और इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स होते हैं जो मैं पहले पॉइंट्स में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। हर एक क्राइम में एक मेंटल एलिमेंट होता है और क्राइम की लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिसाइड करने के लिए उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को हमेशा कंसिडर किया जाता है। जैसे एक्टस रियस में हमने पढ़ा कि एक्ट करना इम्पोर्टेंट है, एक्ट के बिना क्राइम पूरा नहीं हो सकता, उसी तरीके से मेंस रिया के बिना क्राइम पूरा नहीं हो सकता। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मेंस रिया का प्रिंसिपल के लिए वो ये है कि जो एक्यूज़ है, जिसने क्राइम किया है, जिसने ऑफेंस किया है, वो उस बात से परिचित था कि वो जो एलिमेंट है यानी कि जो वो क्राइम कर रहा है जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है उसके बारे में उसे पूरी तरह से ज्ञान था। और देयर इज़ ए वेल नॉन मैगजीम इन दिस रिगार्ड। इससे पहले भी इस मैगजीम को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एट दैट टाइम। नाउ आई एम ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस मैगजीम एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। और मैंने उस टाइम आपको ये कहा भी था कि इस मैगजीम को आप क्रैम कर लीजिए। जितनी आप ये क्रैमिंग करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो ये मैगजीम मेंस रिया, एक्टस रियस, क्राइम के एलिमेंट्स या किसी भी ऐसे अप्लाइड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप उसमें एक मैगजीम को भी इंक्लूड कर देते हो तो जो वेटेज है उसके आंसर का वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये मैगजीम ये कहता है कि जो गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी एक्ट है टुगेदर मिलकर एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करते हैं, कि जब तक उसमें गिल्टी एक्ट या गिल्टी माइंड नहीं होगा क्राइम नहीं माना जाएगा। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्टस रियस का मैंने आपको पहले ही एक्सेप्शन बता दिया था, वाइकेरियस लाइबिलिटी जो सेक्शन 34 और जो अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग 141 से 149 तक जो सेक्शंस हैं वो एक्टस रियस के एक्सेप्शंस है। इसी तरीके से मेंस रिया भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, कई ऐसे एक्सेप्शंस है जो हम आगे पढ़ेंगे और तब आपको पता चलेगा कि मेंस रिया के भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल को फॉलो करके ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो क्राइम हुआ है, जो माइंड था उस एक्यूज का, वो गिल्टी था या नहीं था। कैटेगरीज क्या है मेंस रिया की? मेंस रिया को नॉर्मली हम इंटेंशन कह देते हैं, लेकिन मेंस रिया जो है चमैलियन कंसेप्ट है। चमैलियन का मतलब गिरगिट की तरह मेंस रिया रंग बदलता है। जैसी उसको रिक्वायरमेंट मिलेंगी, जैसे हालात उसके होंगे, उसी हिसाब से वो अपने गिल्टी माइंड को चेंज कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सेक्शन में पर्टिकुलर ऑफेंस जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें क्या चीज़ रखी गई है और क्या वो गिल्टी माइंड को शो करता है। उसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मेंस रिया के अंदर क्या क्या फॉल करता है। फर्स्ट वन इज़ इंटेंशन। इंटेंशन होनी चाहिए, उसकी डिज़ायर होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए। सेकंड इज़ नॉलेज। उसे उस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो वो एक्ट कर रहा है या जो करने की वो सोच रहा है उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या कंसिक्वेंस होगा। रीज़न टू बिलीव। उस बात को या इस बात उसको इसका बिलीव होना चाहिए कि ये जो कार्य जो तो कर रहा है ये गलत है। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। नेग्लिजेंट मीन लापरवाही से किया हुआ कार्य, और रैश जो है ओवर कॉन्फिडेंस से किया हुआ कार्य, हैस्टी से किया हुआ, जल्दबाजी में किया हुआ कार्य। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब कोई आदमी रोड पर गाड़ी चला रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं दूसरे व्यक्ति को ओवरटेक कर जाऊंगा और बड़ा फास्टली वो ओवरटेक करने की कोशिश करता है और उस टाइम जो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से एक्सीडेंट हो जाता है वो भी मेंस रिया में काउंट हो जाएगा। मैलिग्नेंटली का मतलब हिंदी में आप कहोगे द्वेष भावना, किसी से ईर्ष्या रखना, जलन रखना कि वो व्यक्ति मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे है। और वांटनली का मतलब होता है रेकलेसली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लापरवाही करना, असावधानी करना, उसे बोलेंगे वांटनली। अब इसको आगे हमें डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे कि आईपीसी में ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो मेंस रिया के इन कैटेगरीज को
बताता है। और जब मोटा मोटा एक बार आपको एस्टिमेट लग जाएगा, उसके बाद आप मेंस और एक्टर्स को इतनी अच्छी तरह समझ लोगे कि जब आपको कोई ऑफेंस या कोई अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो इजीली आपको ग्रैब कर पाओगे और उस आंसर को बड़े ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से, वेल प्लान तरीके से आप उसे लिख पाओगे। इंटेंशन मैंने पहले ही बता दिया, ये एक इच्छा होती है कि मैं किसी व्यक्ति को मारना है, मैंने ये मेरी इच्छा है, किसी व्यक्ति को मैंने हार्म करना है, हर्ट करना है, दिस इज़ आल्सो मेरी इंटेंशन है। और ये डिपेंड करता है कि आपके इंटेंशन किस लेवल की है। एक तो आपकी इंटेंशन है कि उस आदमी वो जा रहा है उसको मैंने धक्का दे के चोट मारना है, एक आपकी इंटेंशन है कि आप उसने नाइफ से वार करना है, शार्प वेपन से वार करना है, ब्लंट वेपन से वार करना है। ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके अंदर इंटेंशन की अलर्टनेस, यानी कि इंटेंशन के प्रति आप कितने जागरूक हो, आप इंटेंशन का जो लेवल कितना लेके चल रहे हो। इंटेंशन भी दो प्रकार की होती है, फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक एंड सेकंड इन जनरल। आगे हम इनको थोड़ा सा डिटेल में भी मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी, आपको समझाने का प्रयास करूँगी कि स्पेसिफिक और जनरल इंटेंशन जब आपको समझ आ जाती है, उसके बाद आपके लिए केस के अंदर ऑफेंस को प्रूव करना मुश्किल नहीं होता। अब आगे ये कह रहा है कि क्या कोई एक्ट इंटेंशनल था या नहीं था, इट कैन ऑल्सो डिपेंड अपन सर्कमस्टेंसेस। कई बार क्या होता है कि हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाता कि जिससे हम किसी की गिल्टी माइंड को डिसाइड कर सकें। उस टाइम में कोर्ट क्या करती है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है, जो परिस्थितिक जो जो सबूत होते हैं उनको मानती है और उनके बेस पर कन्विक्ट कर देती है। कि जैसे मान लो किसी घर में सामान बिखरा पड़ा है तो ये सर्कमस्टेंस बन जाता है कि शायद यहाँ पे चोरी हुई होगी, या किसी का मर्डर कर दिया और सामान भी बिखरा हो तो ये माना जाएगा कि चोरी के लिए हो सकता है मर्डर होगा। लेकिन घर की कंडीशन नॉर्मल है और एक मर्डर हो जाता है तो यही माना जाएगा कि जो भी व्यक्ति ने मर्डर का प्लान किया था वो जो है सिर्फ मर्डर के ही प्लान के साथ आया था। तो उससे ये कुछ हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी आइडिया लग जाता है कि क्राइम जो है कमिट कब हुआ, क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ। कुछ हद तक हम उस आइडिया को ग्रैब कर लेते हैं। बट सम टाइम क्या होता है कि कई बार जो एक्यूज़ होता है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को मूव करने के लिए, उसकी दिशा बदलने के लिए कुछ ऐसे हालात क्रिएट कर देता है जिससे ये लगता है कि यहाँ वाकई में ही कुछ और रीज़न रहा होगा। तो ये भी कुछ टेक्निक्स हैं जो एक्यूज़ जो है करता है, लेकिन क्रिमिनल्स बच नहीं सकते। मोस्टली जो है क्रिमिनल सामने आ जाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपरली किया जाते तो उनको पकड़ना भी मुश्किल नहीं होता। अब बात करते हैं स्पेसिफिक इंटेंशन। स्पेसिफिक इंटेंशन माइंड की वो कंडीशन होती है कि जब हमारे लिए सिर्फ एक अनलॉफुल एक्ट ज़रूरी नहीं होता बल्कि उसके साथ कुछ एडिशनल पर्पज़ उसका जुड़ा होता है। सब्जेक्टिव इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर आप ये एक्ट कर रहे हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलना है, या आपका क्या पर्पज़ सिद्ध हो रहा है, या आप क्या ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो। सिर्फ इस बात से कि इंटेंशनली वर्ड किसी में यूज़ किया गया है ऑफेंस में, या नोविंगली, पर्पसली, विलफुली, ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो नॉर्मली जो है यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर आप में रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप में रिक्वायर्ड इंटेंशन नहीं है, जितनी इंटेंशन की आपको डिमांड थी, अगर वो एक्चुअल में इंटेंशन आपकी नहीं थी तो आपको एक स्पेसिफिक क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल है थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, कंस्पिरेसी, फोर्जरी, चाइल्ड मोलेस्टेशन। थेफ्ट में क्या है, एक इंटेंशन है चोरी करना, लेकिन उसका क्या पर्पज़ है वो आपको पता होता है। रॉबरी में भी पर्पज़ होता है, मर्डर में भी एक पर्पज़ डिसाइड किया जाता है। कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी क्या है कि पूरा प्लान किया जाता है, तो विलफुली भी होता है, नोविंगली भी होता है। फोर्जरी भी और चाइल्ड मोलेस्टेशन भी इस प्रकार के कुछ क्राइम हैं। अब हम जनरल इंटेंशन के बारे में समझ लेते हैं। जनरल इंटेंशन में सिर्फ ये ज़रूरी होता है कि आप कोई एक्ट परफॉर्म करना चाहते हो, आपको ये ज़रूरत नहीं कि आपको एडिशनल इंटेंशन थी। तभी तो कोर्ट्स के अंदर कोर्ट्स के अंदर जो जनरल इंटेंशन होता है उसको प्रूव करना इजी हो जाता है। जनरल इंटेंशन वो क्राइम्स होते हैं जिसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक पार्टिकुलर पर्पज़ होता है हमारा और उसको हमें सिद्ध नहीं करना पड़ता। और जनरल इंटेंशन के लिए आपकी किसी काम को करने की इंटेंशन थी वही सफिशिएंट। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसके बाद उसका हार्मफुल कंसिक्वेंस क्या होता है या क्या उसका पर्पस फुलफिल होता है। जनरल इंटेंट जो है वो उसकी मेंटल स्टेट को भी डिसाइड करते हैं कि उसकी विलिंगनेस उस क्राइम के प्रति कितनी थी। इसमें मोस्टली एक्ट रिक्वायर्ड हो जाता है, जैसे असॉल्ट है,
इसमें कोई इंटेंशन नहीं होती। रेप के मामले में आपने अगर एक्ट कर दिया रेप का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उसकी रेप की इंटेंशन थी। आपने अगर वो एक्ट कर दिया तो वो जो है क्राइम ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। किडनैपिंग, अगर आपने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, आपकी कोई इच्छा नहीं थी कि किडनैप करना है, फिर भी वो किडनैपिंग की कैटेगरी में आता है। कुछ टाइम पहले मैंने कोर्ट में एक केस देखा था। उस केस में क्या था, एक व्यक्ति ने किसी बच्चे को लिफ्ट दी और आगे जाके पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ये कहा कि तुम इसकी किडनैपिंग करके लाए हो, और उसके बाद उस व्यक्ति पर किडनैपिंग का चार्ज भी लगा, हालांकि वो उसमें दोषी भी नहीं था। तो क्योंकि वहाँ जो है स्पेसिफिक इंटेंशन रिक्वायर नहीं होती, इसलिए जो है पुलिस ने उनके ऊपर केस फाइल किया और वो केस काफ़ी लंबे समय तक चला। और जब उस बच्चे के पेरेंट्स ने जब ये सारा का सारा स्टेटमेंट उसके पक्ष में दिया, तो तकरीबन 1.5 साल के बाद उसको जमानत मिली। तो ये कंडीशन है लॉ की जो जनरल इंटेंशन के अंदर क्या है कि हम उसको स्पेसिफिक रिजल्ट के बिना ही उसको क्राइम की कैटेगरी में ले आते हैं और एक्यूज का ट्रायल होता रहता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस है श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस जो है एक लैंडमार्क केस है। जो मैं केसेस आपको करवाऊंगी वो मोस्टली लैंडमार्क केसेस होंगे और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपके मान लो मेंस में सब्जेक्टिव जब आंसर मेंशन करते हो, उसमें अगर इंटेंशन और नॉलेज का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, बिहार के एग्ज़ाम में क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो वहाँ आप इस केस को रेफ़र कर सकते हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इंटेंशन और नॉलेज होती है किसी भी ऑफेंडर की, वो डिटरमाइन की जाएगी कि वो इंजरी क्या क्रिएट हुई है, इंजरी क्या हुई है। जो नेचर ऑफ इंजरी होगा, जो विक्टिम के ऊपर अटैक के टाइम जो वेपन यूज़ किया जाएगा, जो फोर्स यूज़ की जाएगी, जो सर्कमस्टेंसेज होंगे, वो सारे के सारे ज़रूरी हो जाएंगे इंटेंशन और नॉलेज को डिफ़ाइन करने के लिए। कोर्ट ने ये भी बात कही, इसमें प्रिंसिपल बनाया कि इंटेंशन को आप कैसे फाइंड करोगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ये एक्ट जिसका रिजल्ट हुआ है उसको आप पहले प्रज्यूम करोगे। नेचुरल मीन्स विच इज़ फोर्सिएबल बाय एन एवरेज पर्सन, कि आप पहले नेचुरल कंसिक्वेंसेस देखोगे कि एक आम व्यक्ति क्या सोचता है। मान लो किसी ने चाकू से अटैक किया, तो आम व्यक्ति ये सोचेगा ना कि वो व्यक्ति मर गया, तो आपका वो होना ज़रूरी है। और हर एक व्यक्ति की इंटेंशन के साथ साथ उस जगह जो एक्चुअल में उसने एक्ट सीरियस किया वो भी ज़रूरी है। और बाय डूइंग सो द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो है कि एक्ट इंटेंशनल नहीं था, ये बात फिर एक्यूज़ पे शिफ्ट हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन ने केस लड़ा स्टेट की तरफ से। मैंने पहले ही बताया कि जब भी विक्टिम के खिलाफ कोई भी क्राइम किया जाता है तो स्टेट उसके अंदर विक्टिम के सपोर्ट में खड़ा होता है, स्टेट की तरफ से ही एफआईआर दर्ज की जाती है। तो स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूशन हुआ, प्रोसिक्यूशन ने केस लड़ा कि ये इंटेंशनल वर्क था, लेकिन एक्यूज़ ने कहा कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो अब एक्यूज़ की ड्यूटी बन जाएगी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी कि जो दोष को सिद्ध करने का जो प्रूफ का जो राइट था वो अब जो ड्यूटी थी वो अब एक्यूज़ पे चली जाएगी। तो यही चीज़ इसमें बताई गई थी कि इंटेंशन को प्रूव करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी। सर्कमस्टेंस क्या थे, क्या उसका क्या उसका वेपन था, या क्या कितनी लेवल पे उसकी इंटेंशन थी। मान लो एक आदमी ने अटैक किया और उसके आदमी ने पेट में ही वार किया, तो यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, क्योंकि अगर उसको मारना होता तो वो उसके छाती में वार करता या सिर में वार करता, या उसने गोली चलाई तो उसने पेट में गोली चला दी। तो अगर उसे मारना होता तो वो दिमाग पे गोली चलाता, सिर पे गोली चलाता। तो इस हिसाब से हम उस व्यक्ति का जो मेंसरी है वो डिराइव करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट मोटिव। मोटिव क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इंटेंशन डिजायर होती है और मोटिव होता है हमारा ऑब्जेक्ट, कि उस डिज़ायर को फुलफ़िल करके हमें क्या हासिल होगा। बेसिकली जो मोटिव होता है उसी की वजह से इंटेंशन क्रिएट की जाती है। इंटेंशन तभी तैयार होगी, इंटेंशन तभी क्रिएट होगी जब हमारा किसी काम को करने का मोटिव होगा, कोई रीज़न होगा उस काम के पीछे, तभी जो है इंटेंशन क्रिएट हो जाएगी। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि एक इंड्यूसमेंट होता है, यानी कि किसी को उकसाने का काम करता है। ये किसी भी को, यानी कि जो रीज़न है, रीज़न की मैंने जो है उसको इसलिए मारना है क्योंकि उसने मेरे को एक बार पीटा था, तो मेरा वो कारण था। अगर वो कारण है तो वो कारण क्या करेगा, मुझे उकसाएगा कि मैं कुछ गलत एक्ट करूं, कुछ रॉन्ग एक्ट करूं, कुछ इलीगल एक्ट करूं, क्रिमिनल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करूं, तो अब जाके वो मोटिव जो है एक तरीके से इंड्यूसमेंट का काम करता है। मोटिव किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के प्रति वैसे इररेलेवेंट माना जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जब कोई भी हमें स्पेसिफिक मैनर में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है ढंग से, यानी कि जब कोई एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है, कोई कलेक्शन नहीं हो रही है एविडेंस की, हम एक अंधकार में जा रहे हैं कि चारों तरफ डार्कनेस, हमें कोई भी एक किरण नहीं नजर आ रही, तो उस टाइम हम मोटिव का सहारा लेते हैं
कि शायद मोटिव की वजह से हम इंटेंशन को समझ पाएँ और पता चल सके कि ये जो ऑफेंस है किस वजह से हुआ है। आई होप मोटिव आपको समझ आ गया होगा। मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। मोटिव जो है वो तो इंटेंशन को तैयार करने का, इंटेंशन का लेवल तैयार करने की, यानी कि मोटिव अगर होता है तो उसके बाद इंटेंशन का लेवल तैयार किया जाता है किसी भी एक्ट को करने के लिए जो लॉ द्वारा परमिटेड नहीं है। इंटेंशन क्या है, इम्प्लिसिट कोज है, यानी कि उसी के अंदर है। मोटिव को इंटेंशन के रूप में ही डिफाइन किया जाता है। Intention of a person can be determined by the use of particular means and circumstances that resulted in the criminal offense. इंटेंशन जो है वो डिटरमाइन की जाएगी कि क्या वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस थे। मोटिव जो है वो ये बताएगा कि किस मैनर में वो आदमी जो है उस चीज़ को करना चाह रहा था। इंटेंशन जो है एक्सप्रेसली डिफाइन किया जाता है क्राइम के लिए और मोटिव जो है छुपा हुआ होता है। फर्स्ट थिंग मैं आपको जो है इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जो हेडिंग मैंने डाली है मोटिव और इंटेंशन, ये दोनों हेडिंग जो है वो इंटरचेंज हो गई है। जो मोटिव वाली साइड थी उस जगह गलती से इंटेंशन लिखा गया और इंटेंशन वाली साइड में मोटिव। तो ये आप समझ लेना कि ये जो इंटेंशन वाला जो हेडिंग डाला है उसके नीचे मोटिव और मोटिव वाली हेडिंग के लिए इंटेंशन। जब मैं इसके नोट्स की जो PDF है वो मैं जब टेलीग्राम में अपलोड करूँगी तो उसमें मैं ये कुछ करेक्शन कर दूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। और लेट्स स्टार्ट फर्दर। नॉलेज, अब इंटेंशन की तरह जो नॉलेज होती है वो भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया। अगर हम ये माने कि नॉलेज को आप क्या कहोगे, तो नॉलेज जो है वो इंटेंशन से थोड़ा सा कम होता है। हमें कि अगर ये हम काम करते हैं इसकी हमें पता है कि हम ये काम कर रहे हैं और इसका इफ़ेक्ट होगा, लेकिन हमारे उस काम को करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने वो काम कर दिया और उसके बारे में हम जानते थे, तो ये लोअर डिग्री है। उसके बाद नॉलेज का मतलब ये माना जाता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो एक अलग माइंड हमारा होता है, जो एक एक्टिव माइंड होता है, एक पैसिव माइंड होता है, उसके अंदर कुछ एक्ट करने के लिए वो हमें डायरेक्ट करता है। नॉलेज एक तरीके से आप जागरूकता बोल सकते हैं, अवेयरनेस है, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती, कोई भी डिज़ायर नहीं होती। तो हम ये मान सकते हैं कि जब किसी भी आदमी को ये पता होता है कि उस एक्ट को करने की उसे नॉलेज है कि उसके क्या हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होंगे, तो वो क्या करता है कि वो भी एक ऑफेंस के कैटेगरी में आ जाता है, मेंसरिया की कैटेगरी में आ जाता है। तो काफ़ी ऐसे ऑफेंस हैं, ही नोज़, जहाँ भी नो न्यू वर्ड आता है इसका मतलब उसको मेंसरिया है उसके अंदर। रीज़न टू बिलीव, ये मैं वैसे भी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सेक्शन 26 में कहता है रीज़न टू बिलीव, कि उसके लिए रीज़न टू बिलीव है, इसका मतलब है सफिशेंट कोज है, एक कारण है बिलीव करने का कि ये काम करने से ये होगा। तो ये कह रहा है कि डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि जो भी सस्पिशन है हमारा वो सफिशेंट कोज का एक विश्वास करने का, जो एक किसी बात का हम विश्वास करते हैं कि ये काम वही होगा, तो वो क्या होगा, रीज़न टू बिलीव होगा। और बिलीव जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, सस्पेक्ट से शक करना, किसी पे शक करना कि शायद इसने ये काम किया, उसमें शायद आएगा। बिलीव करना, बिलीव का मतलब मुझे उस पर बिलीव है, विश्वास है, 100% रिजल्ट है, वो है बिलीव। सफिशेंट कोज टू बिलीव, एक औरत ने मंगलसूत्र डाला हुआ है गले में और बुर्का पहना हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, अगर हमने बुर्का देखा तो हम सोचेंगे मुस्लिम लेडी है, लेकिन अगर हमने मंगलसूत्र भी उसका देख लिया तो फिर हमारे माइंड में हमारा एक पास रीज़न होगा कि इसने मंगलसूत्र डाला है तो ये एक हिंदू लेडी है। और अगर वो दोनों ही उलझा हुआ तो वो एक सस्पेक्ट क्रिएट कर देगा, एक हमारे बीच में शक पैदा कर देगा कि ये जो है कुछ फ्रॉड मामला लग रहा है। इसी तरीके से ये कह रहा है कि इट इन्वॉल्व द नेसेसिटी ऑफ शोइंग सर्कमस्टेंसेस को बता देता है कि एक रीज़नेबल मैन जो है उस चीज़ से क्या कन्विंस करता है। एक लेडी और एक जेंट साथ जा रहे हैं, लेडी ने मांग में सिंदूर लगा रखा है और उन्होंने आपस में हाथ पकड़ रखा है और मंगलसूत्र भी उस लेडी ने डाल रखा है, तो हम ये ही एक हमारे पास रीज़न होगा, सफिशेंट कोज होगा बिलीव करने के लिए कि दे में भी हस्बैंड वाइफ, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है जो साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो एक सस्पेक्ट हमारे अंदर पैदा, 100% बिलीव हमारा है कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर से सस्पेक्ट पैदा हुआ ये होगा शायद ये जो है कपल, ये लवर्स हो सकते हैं या इनका अफेयर हो सकता है, तो एक अलग जो मेंटलिटी हमारी सस्पेक्ट की आई वो थोड़ा सी लोअर डिग्री हो जाएगी बिलीव से। रीज़न टू बिलीव का सिंपल आप मानोगे कि सफिशेंट कोज टू बिलीव, एक कारण है बिलीव करने का। जैसे एग्जांपल देखो लास्ट में,
पुलिस हैव रीज़न टू बिलीव अपन फाइंडिंग फिंगरप्रिंट्स मैच ऑन मर्डर वेपन दैट मिसिज एक्स हैज़ मर्डर्ड हज हस्बैंड मिस्टर वाई, दिस इज़ रीज़न टू बिलीव। यहाँ पर उसको रीज़न टू बिलीव ये है कि जब उसने मर्डर का जो वेपन था उस पर मिसिज एक्स के हाथों के निशान देखे तो ये रीज़न टू बिलीव हो गया। एक बार के लिए वो इस बात को विश्वास करेगा कि इसी ने मर्डर किया है, तो ये क्या है, रीज़न टू बिलीव है। वो बाद में साबित करना पड़ेगा, प्रूव करने पड़ेगा कि क्या वो उसने ने मर्डर किया या नहीं। तो स्टार्टिंग में रीज़न टू बिलीव सेक्शन 26, ये माइंड में रखना। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में क्या डिफरेंस है उसके थ्रू मैं समझा देती हूँ। नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाही, रैश का मतलब हैस्टी एक्ट, जल्दबाजी में किया हुआ कार्य, और ये इंटेंशनल एक्ट से अपोज होता है, इंटेंशनल एक्ट से अलग होता है। नेग्लिजेंट क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपकी एक ड्यूटी थी किसी एक्ट को करने की लेकिन आपने उस ड्यूटी को नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया, तो ये क्या है, नेग्लिजेंट एक्ट है। रैशनेट जो है बिना किसी इच्छा के किया जाता है, डेलिब्रेटली बिना इच्छा के, डेलिब्रेट होता है इच्छा, विदाउट इच्छा के किया जाता है। नेग्लिजेंस में डिफेंडेंट के पास ये एक इंजरी का एक रीज़न होता है कि हाँ अगर उसने ये एक्ट नहीं किया, उसकी ड्यूटी है, तो कुछ इंजरी क्रिएट हो सकती है। एक्ट ऑफ रैशनेस इज जनरली ये क्रिमिनल एक्ट होता है। ये रैकलेसनेस पे डिपेंड करता है कि कितनी लापरवाही से, कितनी जो है तेज़ी से उसने ये एक्ट किया। और एक्ट ऑफ नेग्लिजेंट जो है उसे सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। नेग्लिजेंट के लिए जो है आप टोर्ट में केस फाइल कर सकते हो या क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो। क्रिमिनल केस में नेचर ऑफ ग्रेविटी देखा जाएगा कि कितना बड़ा एक्ट किया गया। एक तो सिंपल किसी को हल्की सी स्क्रैच पड़ गई है शरीर पे, ये चोट आ गई है, खरोच आ गई, और एक जो है किसी का मर्डर हो गया है, मौत हो गई है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका नेग्लिजेंट एक्ट किस लेवल का था। मैलिग्नेंटली क्या होता है, मैलिग्नेंटली वही मैंने बताया, द्वेष भावना होती है, और ये मैलिसलियसली से मिला जुला है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि मैलिग्नेंटली जो वर्ड है वो कहाँ यूज़ हुआ है। सेक्शन 153 270 एक्ट तो वो है जिसमें मैलिग्नेंटली जो है किसी ने कोई भी डिजीज़ को इन्फेक्ट कर दिया या पानी को इन्फेक्ट कर दिया द्वेष भावना से। और मैलिसलियसली जो है वो 219, 220 और 270 सेक्शन में है। जब हम इन सेक्शंस को करेंगे तो इनको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। सिंपल सा मीनिंग है कि मैलिग्नेंटली वर्ड जहाँ आ गया वहाँ मैंसरिया क्रिएट हो गया, यानी कि मैलिग्नेंटली का मतलब है द्वेष भावना से किया गया कार्य है। वांटनली, वांटनली क्या है, सेक्शन 153 में आता है, जब पुलिस की ड्यूटी के बारे में वहाँ बात की जाती है। और उसके अंदर क्या है कि ये बताया गया कि वांटनली जो काम किया जाता है, बहुत ज़्यादा लापरवाही से, असावधानी से जो वर्क किया जाता है उसे वांटनली बोला जाता है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि इन विच सेक्शन द वर्ड वांटनली यूज्ड, दैट इज़ सेक्शन 153। बस इनको सेक्शन वाइज आप माइंड में रख लेना कि ये कहाँ यूज होता है। वैसे जो ये मैंने आपको कैटेगरीज करवाई है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जहाँ आप इन वर्ड्स को देखो आप ये समझ लो कि मैंसरिया यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो मेरा आज का लेक्चर है, अब तक के मेरे जो भी लेक्चर हैं, एक्टस रियस है, क्राइम है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है किसी भी फॉर्म में घुमा फिरा के, किसी भी एंगल में अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप उसका आंसर लिख दोगे, क्योंकि मैंने सफिशेंटली जो है नोट्स क्रिएट कर रखे हैं। और एग्ज़ाम में आपको हो सके उतना कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि शायद आप जो है अगर तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की कर रहे हो या करने की इच्छा रखते हो, तो आप इन वीडियोस को काफ़ी डिटेल में समझोगे। और हो सके तो अपने पर्सनल नोट्स बना लो, PDF डाउनलोड कर लो, टाइम मिले जैसे पर्सनल नोट्स क्रिएट कर लो। जितने आप पर्सनल नोट्स बनाओगे उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड मैंसरिया। जैसे हमने एक्टस रियस के टाइम पे वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ी थी, उसका मतलब होता है कि उसमें अब्सेंस ऑफ एक्टस रियस अब्सेंस होता है कि जब 5 लोग हैं इकट्ठे किसी एक्ट करने के लिए जा रहे हैं और उनमें से किसी एक ने ही एक्ट किया है, बाकी 4 जो है उसके साथ इक्वली लाइबल हो जाएंगी। उसी तरीके से मैंसरिया के जो एक एक्सेप्शन है वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी लेकिन फिर भी कुछ एक्ट हो जाता है, बिना इंटेंशन के जो एक्ट होता है उसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोला जाता है। ये प्रिंसिपल जो है सबसे पहले रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में आया था, ये एक टोर्ट का केस था, उसमें फ़र्स्ट टाइम जो है प्रिंसिपल को डेवलप किया गया। अगर टोर्ट किसी के सब्जेक्ट है कंपटीशन में तो उसमें ये लैंडमार्क केस है, ये पूछा जा सकता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी एलिज्ड क्राइम के लिए। जो रूल है बेसिकली जो है टोर्टियस रॉन्ग में डिसाइड होता है, पर कई बार क्या होता है ऐसे ऑफेंसेस भी होते हैं जहाँ पर गिल्टी इंटेंशन की लैक होने के कारण भी उसको जो है ऑफेंस की कैटेगरी में लाया जाता है। कुछ टाइम पहले तमिलनाडु पता नहीं आंध्रा साइड में एक जो
सिलेंडर लीक होने के लिए वहाँ के लोगों को काफ़ी घुटन हुई और काफ़ी लोग मर भी गए थे। तो वो जो था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक एग्जांपल है। इसी तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसमें भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी। उसी तरीके से हरियाणा के अंदर डबवाली में एक 1995 में गैस कांड हुआ था, जो गैस की ट्रेजेडी हुई थी, उसमें भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। उसमें क्या करते हैं ज़्यादातर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कोर्ट जो है डैमेजेस प्रोवाइड कर देती है, और अगर कोई एक्चुअल में जानबूझ के किया था, जानबूझ के करने का मतलब है कि उसकी ड्यूटी बनती थी वहाँ पर प्रिकॉशंस लेने की, और उसने प्रिकॉशन नहीं लिया, तब भी वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में फॉल करेगा, और उसे जो है उसके लिए पनिशमेंट नेग्लिजेंट एक्ट के लिए दी जा सकती है। क्योंकि इसमें नॉलेज वर्ड यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि मेंस्ट्रुआ था ही नहीं, तो इसलिए जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अगर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ एक्टस वाइकेरियस लाइबिलिटी, व्हाट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ मेंस्ट्रुआ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। आप सिंपल माइंड में रखिए कि जहाँ पर मेंस्ट्रुआ प्रेजेंट नहीं होगा वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, जहाँ पर एक्टस रियस प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। इंस्टेंसेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एक एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड हाउ यू रिलेट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विद मेंस्ट्रुआ, देन यू कैन राइट दिस एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज आईपीसी। आईपीसी में कुछ एक सेक्शन है जहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मिलेगी, जैसे सेक्शन 121 वेजिंग वॉर, देश के खिलाफ कोई लड़ाई छेड़ना। 124 इज सेडिशन, यानी कि जो देशद्रोह वाली बातें हैं, जैसे जगह जगह अभी भी कुछ टाइम पहले कन्हैया कुमार ने जो है कुछ स्टेटमेंट दी थी, उसके रिगार्डिंग जो है उस पर सेडिशन का केस हो गया था। 268 पब्लिक न्यूसेंस आपने क्रिएट किया है, आप पब्लिक के अंदर जाके कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो है वहाँ के अंदर जो है पीसफुल एनवायरनमेंट को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस टाइम भी आपके लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लीकेबल हो जाएगा। 359 363 किडनैपिंग के अंदर जो आप ये मान के चल सकते हो कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है वो जनरल इंटेंशन होती है, रेप हो गया। इसी तरीके से सेकंड हेडिंग ये कहती है कि वेयर स्टैट्यूट इम्पोज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जहाँ एक स्टैट्यूट ने ही फिक्स कर दिया कि यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी चलेगी तो वहाँ पर वही लागू होगा। कुछ एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। मोटर व्हीकल एक्ट में अगर आपने ये कह दिया कि आपने जो है एक्सीडेंट कर दिया या आपका इंश्योरेंस नहीं था, तो आप ये नहीं कह सकते मेरा मेंस्ट्रुआ नहीं था और मुझे जो है ऑफेंस से छोड़ा जाए। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में अगर आपने ड्रग्स बुर्की वगैरह या अफीम वगैरह आप ले जा रहे हो, तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि मेरा मेंस्ट्रुआ नहीं था। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इसमें क्या है कि पब्लिक की जवाबदेही बनती है कि किसी एक्ट को न करने के लिए, और वहाँ जो है वो कोई डैमेजेस क्रिएट कर देता है, उसके लिए इंश्योरेंस की तरह जो है उसको डैमेज देना पड़ेगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, जैसे मान लो कोरोना के टाइम में काफ़ी जो शॉपकीपर्स क्या कर रहे थे, काफ़ी माल स्टॉक करके रख रहे थे, और अगर वो नहीं निकालते और उनके ऊपर अगर रेड पड़ जाती है और अगर वो पकड़े जाते हैं, तो वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत उनको जो है लायबल माना जाएगा, हालांकि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कंज्यूमर जो है, जो जिसने कुछ उपभोक्ता ने कुछ परचेज़ किया और उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया या कुछ कमियां रह गई, तो जो सामने वाली पार्टी वो जो है मेंस्ट्रुआ का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकती। सिमिलरली कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जैसे ब्राइब, रिश्वत लेना है, स्मगलिंग करनी है, जो दूसरे देश से सोना लाना, बुरे इलीगल काम करना है, सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड आर्टिकल जैसे दूध में मिलावट करना, सब्जियों में मिलावट करना, या जो धनिया पाउडर होता है उसमें कुछ और मिलावट कर देना, तो कुछ कंकड़ मिलावट कर देना, ये सारी चीज़ क्या है, इनके लिए कोर्ट जो है गिल्टी माइंड को प्रज्यूम नहीं करती, गिल्टी माइंड की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, कोर्ट इनमें मानती नहीं है। थर्ड है वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव मेंस्ट्रुआ, कई ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पर ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि मेंस्ट्रुआ था या नहीं था, कि जहाँ पर जो मेंस्ट्रुआ की नेसेसिटी है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उस मामले में बिना प्रूफ के भी एक्यूज को ऑफेंस के तहत उस पर जो है केस चलाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पार्किंग ऑफेंसेस, जैसे पार्किंग के अंदर कोई पार्क कर दी किसी ने गाड़ी और इलीगल तरीके से वहाँ कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं ली, तो वो पार्किंग ऑफेंस उसने किया, तो वो इसी में फॉल करेगा। वेयर एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट, जहाँ एनफोर्समेंट होनी है सिविल राइट की, हालांकि उसकी जो नेचर है उसका जो फॉर्म है वो तो क्रिमिनल है, लेकिन उसकी एनफोर्समेंट सिविल राइट के तहत होनी है, तो उसे भी वहाँ भी मेंस्ट्रुआ रिक्वायरमेंट, जैसे मेंटेनेंस का केस होता है उसमें क्या है, हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि मेरी इसको मेंटेन ना करने की कोई इच्छा है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। हालांकि 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है क्रिमिनल है, और एज वेल एज वो वैसे क्रिमिनल उसे काउंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ सिविल रेमेडी के थ्रू जो है मेंटेनेंस जो है एनफोर्समेंट करवाई जाती है, और अगर मान लो एनफोर्समेंट सिविल तरीके से ना हो तो क्रिमिनल के तरीके से उसको 1 मंथ की पनिशमेंट भी दी जा सकती है। नेक्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ये मैंने आपको पहली क्लास में जब डिस्कशन ऑन लॉ किया था उसमें बताया था
कि इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, कि एक्सक्यूजेस नहीं होगा। जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है उसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसमें मैंने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज का केस भी करवाया था कि एक व्यक्ति जो है कुछ सोना लेके आ रहा था, जैसे एरोप्लेन मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा तो उसे वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया और वहाँ उसके अगेंस्ट केस चला। तो उसने ये हवाला दिया कि जो है मैं तो वहाँ जानता ही नहीं था, नोटिफिकेशन के बारे में जानता नहीं था, कानून नहीं जानता था। तो कोर्ट ने कहा था कि ये उस व्यक्ति की ड्यूटी बनेगी जो व्यक्ति किसी दूसरे देश जा रहा है कि वहाँ के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है और उसको फॉलो करना चाहिए। आई होप वो केस आपके माइंड में होगा। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपके माइंड में होगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे वीडियोस देखते हो, सुन रहे हो अपने मन को लुभाने के लिए कि हाँ मैंने आज ये पढ़ाई कर ली, तो इस तरीके से ना तो आप कंपटीशन की तैयारी कर पाओगे और ना ही कोई एग्ज़ाम आपका निकल पाएगा। अगर आपने पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, जो पीछे वाला जो टॉपिक उसको साथ साथ रिवाइज करते रहो। जैसे वो कंसेप्ट जो हैं आते ही रहते हैं आगे पीछे, तो उनको रिवीजन करते रहा करो। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी को उसकी इंटेंशन के लिए लायबल माना जाता है और किसी भी क्राइम की लायबिलिटी तब अराइज होगी जब उसमें एक्टस रियस प्लस में मेंसरिया होगा। और 2 अदर एलिमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं, उसमें ह्यूमन बींग होना चाहिए और इंजरी भी क्रिएट होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का वो आईपीसी में इंक्लूड किया गया था, हालांकि जो है एक्ट के लिए इंटेंशन नहीं थी लेकिन वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था। तो इसी तरीके से ये माना जाता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कि जो मेंसरिया का जो एलिमेंट है उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि इस व्यक्ति को प्रूव करने की, इसमें प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती कि यह मेंसरिया था। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपने समझा होगा। अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कर दीजिए क्योंकि अगर डाउट्स हैं तो कमेंट करने से आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है। अगर मुझे ये लगेगा कि आपके डाउट ज़्यादा हैं तो मैं इस लेक्चर को रिपीट कर सकती हूँ, दोबारा बना सकती हूँ, कुछ नया कंसेप्ट लेके आ सकती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे और मुझे कमेंट से आप मोटिवेट नहीं करोगे तो मेरा हौसला भी डाउन होता जाएगा। आज का लेक्चर जो है मेरा लेट हो गया, रीज़न यही था कि माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या स्टूडेंट्स लेक्चर को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, क्या उनको इतना समझ, या तो आप लोगों को ये लेक्चर इतना समझ में आ जाता है कि आपके कोई डाउट्स ही नहीं होते, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आता इसलिए आपके डाउट्स नहीं होते। तो आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप उसमें लिख दीजिए करिए कि यस मुझे समझ आ गया। अगर नहीं समझ आ रहा तो नो, यस या नो में लिख दिया कीजिए। या जो भी डाउट है कि मेरी जो स्पीच है वो सही नहीं है या मेरी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है या मैंने सही डिफ़ाइन नहीं किया या मैंने लॉजिक सही नहीं दिया या जो कंसेप्ट मैंने दिया वो गलत है, प्लीज़ किसी तरीके से तो आप कोई डाउट्स उसमें क्रिएट कीजिए, कोई कमेंट दीजिए। या तो उस कमेंट से मैं मोटिवेट हो जाऊंगी या डीमोटिवेट हो जाऊंगी, लेकिन डीमोटिवेट तो मेरी लाइफ के अंदर है ही नहीं ये वर्ड। मुझे अगर आप कमेंट करोगे कि मैडम आपका लेक्चर बढ़िया नहीं था तो मेरा हौसला और बढ़ेगा कि मुझे और अच्छा करना चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे कि मैडम आपने अच्छा कर दिया तो मुझे ये लगेगा कि बच्चों को समझ आ गया, चलो मैं आगे फास्टली और भी लेक्चर बनाती रहूँ। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतनी आपकी तैयारी करवाऊँगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ने जो करवाया है फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करवाता, देखो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको पैसे दे के मिल रहा है वही 100% बढ़िया मिल रहा है। मैंने पैसे दे के कोचिंग भी ली थी, एडजस्टमेंट करके कोचिंग भी ली थी, और लेकिन मुझे आज तक डाउट्स कई ऐसे थे जो क्लियर नहीं हुए। लेकिन जब मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया तो हर एक वो कंसेप्ट जो पिछले 3-4 सालों में मैंने कहीं ना कहीं से क्लियर किया, वो सारा का सारा कंसेप्ट मैंने इस लेक्चर में डाला है। तो प्लीज़ आप मुझे हौसला दीजिए, मैं आपको हौसला दूंगी। आपका मैं कहोगे उसी तरीके से, उसी फास्ट सर्विस से सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। और एक चीज़ के लिए जो भी मेरा वीडियो ये पूरा सुन रहा है तो प्लीज़ आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपके 2 लेक्चर डेली आने चाहिए तो मैं डेली 2 लेक्चर अपलोड करूँगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा डेली 1 ही लेक्चर आना चाहिए और आप 1 ही लेक्चर को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मैं 1 ही लेक्चर अपलोड करूँगी। प्लीज़ आपके कमेंट से आप ये मुझे बताइए। Thanks for watching and keep safe at home in corona period. All the best.